नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज 11 फरवरी है, जिसे 22 बहमन कहा जाता है ईरान में। और आज इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान में, उसकी सालगिरह पूरे ईरान में मनाई जाती है। हमारे पास इस मौके पर खास वीडियोस हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं जो सीधे ईरान से हमें भेजे गए हैं। इसके अलावा भी कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो आगे हम दिखाएंगे, साथ बने रहिएगा। आप सब जानते हैं कि 1979 में यह रिवॉल्यूशन हुआ था, जब आयतुल्लाह खुमैनी फ्रांस से ईरान आए थे और ईरान के शाह को भाग कर जाना पड़ा था अमेरिका, और उसके बाद जिंदगी भर शाह अमेरिका रहे। अब उनके बेटे ईरान की गद्दी पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे हैं इजराइल और अमेरिका की सहायता से। दरअसल इस बार आयतुल्लाह खामनेई ने खास अपील की थी कि जनता सड़क पर आए और सड़क पर आकर दुनिया को दिखाए, दुश्मन को दिखाए कि ईरान की जनता एक साथ है। ईरान की जनता तमाम परेशानियों के बावजूद अपनी सरकार के साथ है। सड़क पर जनता है हर जगह। आप किसी भी शहर में जाएं, मैशद देखें, इस्फहान देखें, जहां भी देखें, ईरान में तेहरान देखें, कुम से तो हम वीडियो आपको दिखाएंगे ही। जहां भी आप देखें, जहां के भी वीडियोस आ रहे हैं, हजारों लाखों लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। हर जगह खामनेई जिंदाबाद का नारा लग रहा है, हर जगह ईरान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब नेतन्याहू अमेरिका में गया हुआ है। अमेरिका में जो नेतन्याहू गया हुआ है, एक तस्वीर आई ट्रंप से मुलाकात से पहले। यह तस्वीर आई, इस तस्वीर को आप देखिए। इसमें डेविड कुशनर है, इसमें विटकॉफ है, और भी इसमें कई लोग हैं। टोटल 6 लोग हैं। ये 6 लोग अगर आप देखेंगे तो 6 के 6 यहूदी हैं और जायनिस्ट हैं। और ये 6 मिलकर तय करेंगे कि अमेरिका ईरान में क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो अमेरिका का फ्यूचर कैसे लोगों के हाथ में है, कैसे जायनिस्ट अमेरिका की सारी कहानी तय कर रहे हैं, इस एक अकेली तस्वीर से आप समझ सकते हैं। इसके बाद लौटकर ईरान चलते हैं। ईरान में ईरान डे पर खामनेई साहब ने टेलीवाइज संदेश दिया, और इस संदेश में कुछ बहुत जरूरी बातें थी। उन्होंने कहा कि यह देश, यह मुल्क आज भी जोश से भरा हुआ है, मजबूत इरादों वाला है, डटा हुआ है और अच्छी तरह से समझता है कि उसके फायदे में क्या है और नुकसान में क्या। उन्होंने याद दिलाया कि इस्लामिक क्रांति ने ईरानियों को अपने देश को विदेशी दखल से आजाद कराने का मौका मिला। वैसे तो मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं ईरानी रिवॉल्यूशन पर, पूरा मैंने बताया था कि कैसे यह रिवॉल्यूशन हुआ था। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि 1953 से 1953 से 1989 तक वहां पर पहलवी लोग थे, पहलवी शासन था। अगर वो टाइम देखेंगे आप तो SAVAK नाम की एक पुलिस बनाई गई थी, जो गुप्त पुलिस थी, और जो भी शाह के खिलाफ खड़ा होता था उसको कुचल दिया जाता है। ये जो SAVAK है, ये CIA के मदद से बनाई गई थी और निगरानी, यातना, हत्याओं के लिए ये कुख्यात थी। खामनेई साहब का एक पुराना वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया था कि एक बार जो सावक का सबसे ज्यादा बदनाम ऑफिसर था, उससे उनकी मुलाकात हो गई। वो कहीं टकरा गया और उसने जब अपना परिचय दिया, हालांकि खामनेई पहले से पहचानते थे, उसने जब अपना परिचय दिया तो उस समय कहा कि जिन लोगों की हमें सबसे ज्यादा तलाश थी उनमें आप भी थे। यानी खामनेई जो अभी वहां के सर्वोच्च शासक हैं, वो तब इस पुलिस की निगाह में थे, और अगर मिल गए होते तो शायद उनको मार दिया गया होता, गोली मार दी गई होती। खुमैनी तो उस समय पूरे वक्त फ्रांस में थे, ईरान से निकल गए थे कि कहीं इनके हत्थे ना पड़ जाएं और कहीं इनको मरवा ना दिया जाए। लेकिन जनता इनसे धीरे धीरे नाराज होती गई, और 1979 का जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद शाह को सीधे अमेरिका भागना पड़ा। शाह ने जो व्हाइट रिवॉल्यूशन, जबरदस्ती का आधुनिकीकरण लागू किया था, उसकी बहुत सारी तस्वीरें ईरान में दिखाई जाती हैं और यह कहा जाता है कि ईरान किस तरह का आधुनिक था। लेकिन इस बात को छुपा दिया जाता है कि जबरदस्ती लोगों के हिजाब छीने गए, जो ट्रेडिशनल ईरानी ड्रेस है वो पहनने को बैन कर दिया गया, और भी बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां की गई जिससे ईरान के लोग बेहद नाराज हुए। अब इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो सरकार बनी है, उससे जाहिर तौर पर सारे लोग खुश नहीं हैं। कुछ लोग तो उससे भी नाराज रहते ही हैं। रिफॉर्म की बात चलती रहती है। हिजाब को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला, जिसके बाद अब यह है कि जो हिजाब ना पहनना चाहे ना पहने, कोई खास सख्ती वहां पर नहीं है। जाहिर तौर पर कोई भी शासन होता है तो उसको सुधार की जरूरत होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिसको इन सब की आड़ में छुपा दिया जाता है, जिसकी तरफ खामनेई साहब इशारा कर रहे हैं, वो ये कि शाह के शासन में ईरान का जो तेल था,
ईरान का जो खनिज था, ईरान का जो गेहूं था, इन सब के ऊपर अमेरिका और यूरोप का कब्जा था। वो अपने हिसाब से इस तेल को बेचते थे, जैसा इराक में सद्दाम को मारने के बाद किया कि तेल बिकता है इराक का और रखा जाता है अमेरिका के रिजर्व बैंक में। अमेरिका जब चाहे वो दे सकता है और जब चाहे तब जब्त कर सकता है। शाह की विदाई के बाद ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, इसके बाद सबसे बड़ा जो फर्क आया वो ये कि ईरान खुद मुख्तार हो गया। ईरान का अपने तेल के ऊपर, अपने संसाधनों के ऊपर अधिकार हो गया और लाख सैंक्शन लगे हैं, लेकिन ईरान को अभी तक झुकाया नहीं जा सका। खामनेई ने एक और मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि कौम की असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि लोगों के हौसले, इरादे और एकता में होती है। किसने सोचा होगा कि एक दिन ईरान ऐसे हथियार बनाएगा जिसकी नकल करने की कोशिश अमेरिका करेगा। दरअसल मैं आपको याद दिलाऊं, मई 2025 में ट्रंप कतर में था और वहां पर पत्रकारों से बात करते हुए उसने कहा कि ईरान के सस्ते ड्रोन जो हैं, जो 35 से 40 हजार डॉलर में बन जाते हैं, वो बेहद शानदार हैं, खतरनाक हैं, डेडली हैं, जबकि अमेरिका में जो ड्रोन हम बनाते हैं उसमें 41 मिलियन डॉलर लगते हैं। यानी कहां 35 से 40 हजार डॉलर और कहां 41 मिलियन डॉलर, दोनों के बीच में आप तुलना देख लीजिए। तो चाहे वो मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, सुपरसोनिक मिसाइल हो या ड्रोन हो, ईरान ने जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की है उससे इजराइल, अमेरिका और यूरोप खौफ में रहते हैं। इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे भी ईरान को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। ईरान लगातार कह रहा है कि हम डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं, चाहे विदेश मंत्री अराक्ची हों और चाहे उनके जो परमाणु कार्यक्रम के हेड हों वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर सैंक्शन को हटा लिया जाए तो हमारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका 60% हिस्सा, यानी 60% हिस्सा हम डाइल्यूट करने को तैयार हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उनके पास 100 किलो यूरेनियम है जिसको उन्होंने एनरिच किया है, तो 60 किलो वो डाइल्यूट करने के लिए तैयार हैं। शर्त बस इतनी है कि आप सारे सैंक्शन हटा लीजिए, जो वहां के तेल पर, वहां की कंपनियों पर, वहां के लोगों पर लगे हुए हैं, वो सारे सैंक्शन आप हटा लीजिए और हम 60% यूरेनियम एनरिचमेंट जो है, एनरिच्ड यूरेनियम जो है, उसको हम डाइल्यूट कर देंगे। पेजेश्कियन ने भी अपने भाषण में कहा, आराक्ची ने भी इस बात को कहा कि हम न्यूक्लियर नहीं बनना चाहते हैं, एटॉमिक बम नहीं बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि खामनेई साहब कई बार इस बात को कह चुके हैं कि ये जो एटॉमिक बम है वो एंटी इस्लामिक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर एटॉमिक बम ईरान ने बना लिया होता तो आज इस मुसीबत से गुजरता ही नहीं। हालत ये है कि इजराइल के एक अखबार ने छापा है कि ये ईरान का आखिरी ईरान डे होगा, यानी अगला ईरान डे आने से पहले ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ख्वाब देखने का हक सबको है, लेकिन हकीकत यह भी है कि खतरा रियल है। अगर यह जंग होती है तो ईरान के लिए भी बहुत मुश्किल होगी। जो मैं कह रहा था वो ये कि डील के लिए तो ईरान तैयार है ही, लेकिन जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ट्रंप, कल उन्होंने कहा कि इट विल बी फूलिश ऑफ ईरान टू नॉट टू मेक अ डील, यानी अगर समझौता नहीं करता है ईरान तो ये उसकी बेवकूफी होगी। ये कहते हैं एक और जहाजी बेड़ा हम भेज रहे हैं ईरान में। क्या मतलब है इन चीजों का? आप डील करना चाह रहे हैं और डील के साथ धमकी दे रहे हैं, तो कोई भी गैरत वाला मुल्क, कोई भी गैरत वाला इंसान जो है वो इसको स्वीकार नहीं करेगा। और एक बात याद रखिए, अगर जंग होती है तो ईरान को अपने दम पर लड़ना होगा। बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत लोग एक्सपर्ट बनते हैं, हम लोगों को गालियां देते हैं और कहते हैं रशिया और चाइना की सेना ईरान में पहुंच गई, रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि रशिया और चाइना कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान डिसमेंटल हो, ईरान हारे, ईरान तबाह हो, बर्बाद हो, क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट और उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ में यह भी जान लीजिए कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। चाइना की आर्मी आकर इजराइल से या ईरान से नहीं लड़ेगी, रशिया की आर्मी आकर इजराइल या ईरान से नहीं लड़ेगी। वो लड़ाई ईरान को खुद लड़नी पड़ेगी, शहादतें ईरान को खुद देनी पड़ेंगी, मुसीबतें ईरान को खुद झेलनी पड़ेंगी। पैसा दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, इससे ज्यादा चाहे वो रशिया हो या चाइना हो किसी तरह की मदद नहीं करेंगे। ये बात सब जानते हैं। आप सोचिए ना कि मादुरो को उठा लिया ट्रंप ने, क्या चाइना ने अपनी सेना भेज दी? क्या चाइना ने अपने हथियार भेज दिए? नहीं, वो नाराज है, इसकी मुखालिफत कर रहा है, सब ठीक है।
लेकिन आर्मी चाइना या रशिया नहीं भेजेगा। ईरान को यह लड़ाई खुद लड़नी है और ईरान इस बात को अच्छी तरह से जानता है। और अब हम आपको ले चलते हैं सीधे कुम, ईरान, ये देखने के लिए कि ईरान में माहौल कैसा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमीर अब्बास जाफरी, कुम से, सीधे उस जगह से जहां जनता सड़कों पर है, और सीधी रिपोर्ट हमें दे रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त ईरान के कुम शहर में हूं और आज 11 फरवरी है। 11 फरवरी इस्लामी इनकलाब की कामयाबी की सालगिरह है। वो इस्लामी इनकलाब जो इमाम खुमैनी की रहबरी में 1979 में कामयाब हुआ और ईरान के अंदर इस्लामी निज़ाम को कायम किया गया। उस दिन से लेके आज तक हर साल ईरानी आवाम पूरे जोश व खरोश के साथ 11 फरवरी को जुलूस की शक्ल में रैली निकालती है और ये ऐलान करती है कि हम पूरी तरह से अपने इस निज़ाम के सपोर्ट में हैं, अपने रहबर के सपोर्ट में हैं। आज आप देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में ये बात फैलाएं, दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाएं कि ईरान की आवाम अपने निज़ाम की हिमायत नहीं करती है, अपने निज़ाम का सपोर्ट नहीं करती, अपने रहबर को सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन आज की इस रैली और इस तरह की मुख्तलिफ रैलियाँ इस बात की दलील है कि ईरान की आवाम न सिर्फ अपने रहबर को सपोर्ट करती है बल्कि हर तरह के फितने का जवाब देने के लिए भी तैयार और आमादा है। ये सिर्फ 11 फरवरी को ही नहीं बल्कि जब जब ईरान के अंदर किसी भी तरह का फितना होता है, रॉयट होता है और निज़ाम के खिलाफ साजिश रची जाती है, चाहे वो साजिश अंदर की हो चाहे वो साजिश बाहर से हो, ईरान की आवाम पूरी कुदरत के साथ, पूरी ताकत के साथ इसी तरह से रैली निकालती है और अपने सपोर्ट को ईरान के निज़ाम के लिए शो करती है। हम आज ये देखते हैं कि अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है कि हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे, ईरान के साथ जंग शुरू कर देंगे, और इस धमकी के खिलाफ भी आज की ये रैली है। और ईरान की आवाम, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब लोग आज लाखों की तादाद में आप देख सकते हैं, जहां तक नज़र जा रही है वहां तक सिर्फ लोग ही दिखाई दे रहे हैं। लोगों का एक हुजूम है, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते हैं बल्कि अमेरिका की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। इस आवाम का एक पैगाम है, लब्बैक या खामनई, लब्बैक या खामनई, और इस नारे के साथ वो पूरी कुदरत से इस इनकलाब और इस निज़ाम की हिमायत कर रहे हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपने देखा वहां की सड़कों से जाफरी साहब ने हमें रिपोर्ट दी। हम बेहद शुक्रगुजार हैं जाफरी साहब के। जाफरी साहब पहले भी हमें कई बार रिपोर्ट दे चुके हैं। ईरान में और भी कई दोस्त हैं जो हमें इंफॉर्मेशंस देते रहते हैं। वहां के सोर्सेज के सहारे हम कोशिश करते हैं कि जितनी बेहतर से बेहतर खबर हो उतनी आप तक पहुंचा सके। अब एक खबर जरूरी है गजा से। इजराइल के एक अखबार में खबर यह छपी है कि हमास को छोटे हथियार रखने के लिए अलाउ किया जा सकता है। दरअसल लगातार इजराइल यह डिमांड कर रहा है कि हमास अपने हथियार छोड़े। हमास के पास अपने हथियार नहीं होने चाहिए, जबकि हमास ने कई बार कहा है कि हथियार छोड़ने का मामला कहीं डील में था ही नहीं। हमने हथियार छोड़ने का कोई वादा किया ही नहीं था और रेजिस्टेंस कभी अपना हथियार नहीं छोड़ सकता है। यह बहस लगातार चल रही है। ट्रंप कभी एक कदम आगे बढ़ते हैं, कभी एक कदम पीछे हटते हैं। बीच में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने ही अलाउ किया है कि हमास फिलहाल हथियार रखे और गजा में शांति स्थापित करे, अमन वहां पर स्टैब्लिश करे। बाद में उन्होंने कहा कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो फिर हमें उनको बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। तो ट्रंप ये करते रहते हैं, कभी एक बयान कभी दूसरा बयान। लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है कि हमास को शायद डिसआर्म नहीं किया करने की बात होगी और हमास को शायद छोटे हथियार रखने दिया जाएगा। सवाल यह है कि आपके रखने देने से हमास डिसाइड करेगा, यह अपने आप में बड़ी गलतफहमी है। अभी आप में से किसी के पास यह अथॉरिटी नहीं है कि हमास से हथियार छीन सके। हमास हथियार डालने को कतई तैयार नहीं है और हमास लगातार इसी बात को कह रहा है कि हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। अब इसका नतीजा क्या होगा ये तो आगे देखने की चीज है। लेकिन फिलहाल नेतन्याहू अमेरिका गया हुआ है, शैतान से मिलने गया हुआ है। सबसे पहले उसने 5 शैतानों के साथ मुलाकात की, जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई थी। ये वो लोग हैं जो सारी दुनिया के खिलाफ इजराइल के फेवर में बैठकर साजिश करते रहते हैं, चाहे वो कुशनर हो, चाहे विटकाफ हो या बाकी लोग जो वहां पर दिखाई दे रहे हैं।
अब ट्रंप से मुलाकात होगी और हम सब जानते हैं कि नेतन्याहू लगातार ये प्रेशर बना रहा है कि किसी भी तरह से ट्रंप ये शर्त जोड़ दे कि बैलिस्टिक मिसाइल को लिमिट किया जाए, ईरान ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म कर दे या ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना बंद कर दे जो इजराइल की हद के अंदर आ सकें, और दूसरा ये कि ईरान, हमास, हूथी, हिजबुल्ला इन सब की मदद करना छोड़ दे। यह शर्त रखने का मतलब है कि बातचीत टूटेगी, और यह शर्त रखने का मतलब यह है कि बातचीत टूटने के बाद जंग शुरू होगी, जो इजराइल का असली मकसद है। क्योंकि हम सब जानते हैं ईरान किसी भी कीमत पर इन दो मसलों पर बिल्कुल तैयार नहीं होगा, यहां तक कि जीरो एनरिचमेंट पर भी वो तैयार नहीं होगा। 60% डाइल्यूट करने को तैयार है वो इस शर्त पे कि सारी की सारी जो उसके ऊपर बंदिशें लगाई गई हैं, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, वो हटा लिए जाएं, अमेरिका बंदिशें हटा ले। वो 60% यूरेनियम को डाइल्यूट करने को तैयार है, लेकिन इससे आगे बढ़ने को अभी फिलहाल ईरान तैयार नहीं है। इस बीच में ओमान के जो विदेश मंत्री हैं उनका ट्वीट आया है। मैंने आपको बताया था कि अली लारिजानी गए हुए थे ओमान, अराक्ची की मीटिंग के बाद वो गए हुए थे और वहां पर उन्होंने बात की, और ओमान के विदेश मंत्री ने वही लिखा है कि पीस के लिए चीजें आगे बढ़ी और बहुत प्रोडक्टिव रही। अब क्या बात हुई, कैसी बात हुई, कौन सी नई चीजें अमेरिका को भेजी गई हैं, कौन से नए मैसेज भेजे गए हैं, ये तो आगे पता चलेगा। क्योंकि लारिजानी के जाने का मतलब यह है कि खामनेई साहब का कोई संदेशा वहां तक पहुंचाया गया है। अब ये संदेशा क्या है ये आगे पता चलेगा। फिलहाल तो टीसीएच की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से ईरान की बहादुर जनता को ईरान डे पर सलाम, ईरान डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये उम्मीद कि ईरान लगातार अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करता रहे, लगातार सेकुलर होने की तरफ बढ़ता रहे, वहां जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको आज़ादी ऐसे ही मिलती रहे, औरतों को और ज़्यादा आज़ादी मिले और एक समृद्ध खुशहाल देश बने ईरान। इजराइल और अमेरिका के नापाक इरादे कभी पूरे ना हों, हिंदुस्तान के साथ ईरान की दोस्ती और मजबूत हो, यही सारी शुभकामनाएं मैं दे सकता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।